नमस्कार साथियों, आप सबका फिर से स्वागत है अपने ऑनलाइन द्रोणाचार्य दीक्षा की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम RSAT क्लास पार्ट 3, ठीक है, जो मैराथन क्लास है जो हमारी चल रही है। तो आप सबसे एक निवेदन रहेगा कि भी आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करवा सकें। देखो, कल का जो जो हमने टॉपिक पढ़ा था, जस्ट उसके आगे अपना जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आज का, ई कॉमर्स नाम से। सभी ध्यान दे अच्छे से। देखो, अपना टॉपिक का नाम है आज का ई कॉमर्स। ई कॉमर्स, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या होता है? देखो, हम सभी ई कॉमर्स का यूज़ करते हैं, लेकिन हमें एक्चुअल में नहीं पता कि भी जो हम यूज़ करें वो ई कॉमर्स ही है, ठीक है। आप सबने नाम सुना होगा ऑनलाइन शॉपिंग करना। हम ऑनलाइन शॉपिंग करते ही किसी चीज़ का ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, अमेजोन है, मीशो है, फ्लिपकार्ट से, ठीक है। तो ऑनलाइन शॉपिंग करना क्या कहलाता है? ई कॉमर्स। यानी आप ई कॉमर्स को कह सकते हो ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग करना, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन खरीदारी करना। ऑनलाइन खरीदारी करना क्या कहलाता है? ई कॉमर्स, ठीक है। अब ई कॉमर्स में भी इसके अलग अलग वेज है, अलग अलग इसकी कैटेगरी है, ठीक है। वे ऑफ ई कॉमर्स, ठीक है। देखो, ई कॉमर्स के वे कौन कौन से हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक इसमें आएगा B2C, ठीक है। एक आएगा C2B, एक आएगा C2C, एक आएगा B2B, ठीक है। इसमें इसका पूरा नाम देखो, B2C यानी बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर। C2B में कस्टमर टू बिजनेस। C2C में कस्टमर टू कस्टमर, कस्टमर टू कस्टमर। और B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस। अब देखो, इनके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में देखो। हम जो ऑनलाइन जो ऑर्डर करते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने कोई प्रोडक्ट देखा इंटरनेट पे, ठीक है, मेरे को अच्छा लगा। अब मैं उसको ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए जो वेबसाइट ऑन करूंगा, जैसे कि अमेजोन है, फ्लिपकार्ट वगैरह है, तो वो सब किस कैटेगरी में आएगा? वो आएगा B2C में। यानी इसमें क्या होता है? एक तरफ होता है बिजनेसमैन और एक तरफ होता है कस्टमर। यानी बिजनेसमैन अपना जो भी प्रोडक्ट होता है उसको कस्टमर को सेल करता है, ठीक है। और C2B में क्या होता है कि यानी कस्टमर जो होता है वो अपना जो भी प्रोडक्ट है वो बिजनेसमैन को सेल करेगा। अब कस्टमर का प्रोडक्ट कौन सा? जैसे कि अपने यहाँ खूब सारे हैंडमेड जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि अपने राजस्थान में है ये, जैसे कि ये पापड़ है या अथाना की जो मिर्चें वगैरह होती है, ठीक है। अब कोई लोग होते हैं जो क्या करते हैं, जैसे कि घर घर बेचने के लिए नहीं जाते हैं डायरेक्ट, वो क्या करते हैं कि मतलब किसी न किसी बिजनेसमैन से कॉन्टेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और जो भी बिजनेसमैन उस प्रोडक्ट का अच्छा मूल्य देता है तो वो कस्टमर अपना जो भी प्रोडक्ट है उसको आगे सेल कर देता है, ठीक है। उस तरह का जो होता है वो, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना C2C। एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को माल सेल करता है। अब एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को माल कैसे सेल करेगा? वो कोई व्यापार थोड़ी है, ठीक है। तो आप सबने देखा ही होगा या फिर सुना होगा, यानी सेकेंड हैंड आइटम। जैसे कि मेरा मोबाइल फ़ोन है, अब मेरे को बेचना है, ठीक है। अब एक तो मैं मोबाइल के शॉप पे जाता हूँ, ठीक है, वहाँ उनको बोलता हूँ कि भैया ये मेरा मोबाइल सेल करना है। एक में डायरेक्ट घर बैठ के अपने जो भी अपना मोबाइल है उसकी जो फोटो क्लिक करके जो OLX की जो वेबसाइट है, ठीक है, या secondhand.com की जो वेबसाइट है, उस पर इसकी सारे डिटेल में अपलोड कर दूंगा। वहाँ से देखो, जिसको भी इस फ़ोन की नीड होगी तो वहाँ से वो मेरे से कांटेक्ट करे। यानी अपना कोई भी सेकेंड हैंड आइटम आप दूसरे कस्टमर को सेल कर सकते हो C2C में। नेक्स्ट आता है
B2B, यानी इसमें क्या होता है एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को माल बेचते हैं, जिसको हम कहते हैं होलसेल। ठीक है, देखो जिसकी अगर सपोज मेरे अगर किराने की शॉप है और अगर मैं कहीं से माल लेके आऊँगा, ठीक है, वो भी तो मैं किसी न किसी मतलब व्यापारी से तो माल लेके आऊँगा ना। ठीक है, यानी ऐसा जो केवल व्यापारियों को ही माल सेल करते हैं वो आता है B2B में। ठीक है, ई कॉमर्स, ऑनलाइन शॉपिंग करना, ये ऑनलाइन शॉपिंग के अलग अलग तरीके हो गए। अब देखो इसमें भी क्या होता है, जब देखो हमने जिसकी सपोज ये वाला चूज़ करा, ठीक है, मैंने अमेज़ोन लिया, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट उसको चूज़ कर लिया, अब मैंने उसका ऑर्डर दे दिया। ठीक है, जब उसका ऑर्डर देते हैं ना, ऑर्डर देने के बाद में ऑर्डर देने के बाद में आता है उसमें मोड ऑफ पेमेंट। मोड ऑफ पेमेंट यानी आपने जो भी प्रोडक्ट चूज किया है, ठीक है, आप उसका पे कैसे करोगे। ठीक है, देखो इसमें भी अलग अलग एक आएगा इसमें मोड ऑफ पेमेंट में नेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग आ गया। ठीक है, एक आएगा अपना डेबिट कार्ड, एक आ गया अपना क्रेडिट कार्ड। आजकल ये ऑप्शन भी अवेलेबल यूपीआई, और एक आता है सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी। ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी। ठीक है, ये ऑप्शंस आते हैं मोड ऑफ पेमेंट में। अब देखो, अब हम इनको देखो मोस्टली जिसकी एक एक को विस्तार से देखो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं जिसकी नेट बैंकिंग। क्या होता है नेट बैंकिंग। ठीक है, देखो नेट बैंकिंग क्या होती है, एक तरह की फैसिलिटी होती है जो हमें बैंक से मतलब ऑन करवानी होती है, जिसके अगर मेरा बैंक में अकाउंट है, चाहे किसी भी बैंक में हो, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि डायरेक्ट मैं अपने बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना चाहता हूं, ठीक है, तो उसके लिए क्या है नेट बैंकिंग। अब हाल ही में जिसकी भी अब तो ये खूब सारे ऑप्शंस हो गए, फोन पे, गूगल पे, ठीक है, तो मतलब नेट बैंकिंग की आवश्यकता अब धीरे धीरे कम होने लगी है। अब नेट बैंकिंग एक तो देखो इसके इसके दूसरे नाम, नेट बैंकिंग को आप क्या क्या बोलोगे, एक तो आप इसे बोलोगे ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, ठीक है, और आप इसको क्या बोलोगे वर्चुअल बैंकिंग। ये ऑनलाइन बैंकिंग के ये एक बोलोगे इंटरनेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग को आप इन तीनों में से कोई भी नाम चूज कर सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना। और नेट बैंकिंग हो गया, नेट बैंकिंग को बैंक से जो ये फैसिलिटी होती है वो हमें बैंक से चालू करवानी पड़ती है। जब बैंक से जब नेट बैंकिंग की जब फैसिलिटी जब चालू करवाते हैं, ठीक है, देखो ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अब। ठीक है, यानी इसका सवाल आता है कि बैंक से नेट बैंकिंग जो फैसिलिटी ऑन करवाने पर बैंक द्वारा कौन कौन सी डिटेल या कौन कौन सी जानकारी दी जाती हैं। तो जब भी नेट बैंकिंग की जो फैसिलिटी हम ऑन करवाते हैं तो बैंक द्वारा हमें 3 चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, ध्यान रखना। एक आएगा अपना यूज़र आईडी, यूज़र नेम और पासवर्ड। ध्यान रखना 2 चीज़ ही नहीं होती आईडी पासवर्ड। जब नेट बैंकिंग की जब फैसिलिटी ऑन करवाते हैं बैंक से तो बैंक द्वारा हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती है, यूज़र आईडी, यूज़र नेम और पासवर्ड, 3 चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, अब उसके बाद में ये तो चलो हो गया। जब हम इस ई कॉमर्स में जब पेमेंट करेंगे, एक तो नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, एक डेबिट कार्ड से, एक क्रेडिट कार्ड से। ठीक है, तो देखो ध्यान रखो, जब नेट बैंकिंग से या डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जब इन तीनों से जब हम पेमेंट करते हैं, ठीक है, तो जो भी अपना जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है, ठीक है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है, उस मोबाइल नंबर पे क्या जाता है एक प्रकार का ओटीपी। हालांकि ओटीपी सबको पता है, ठीक है, कि भी बिना जानकारी या फ़ोन पे आपको ओटीपी नहीं बतानी चाहिए, वरना आपका जो भी बैंक में जितना भी पैसा है वो साफ हो सकता है। ठीक है, लेकिन अब अपने RSAT में इसका सवाल कैसा आता है, बिल्कुल सिंपल सवाल।
ठीक है, बिल्कुल सिंपल सवाल, यानी ओटीपी का पूरा नाम। ठीक है, ओटीपी का पूरा नाम सबको पता ही है, वन टाइम पासवर्ड। ध्यान रखना, अब है बहुत इजी सवाल ये, अब जिनको पता है वो तो कर लेगा, ठीक है, वरना वो, और जो नहीं पढ़ेगा वो इसका आंसर गलत करके आएगा। ठीक है, यानी जो अगर हम नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से अगर पेमेंट करते हैं, तो जो अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है उस पर क्या आता है, एक प्रकार का ओटीपी आता है। ओटीपी कंफर्म करने के बाद ही जो अपना यहाँ से पेमेंट कंफर्म होता है, और वो प्रोडक्ट और जो हम अपना एड्रेस वहाँ पे शो करते हैं उस वहाँ पर डिलीवर होता है। नेक्स्ट आता है इसमें, देखो ये तो हो गया, उसके बाद में यूपीआई। ठीक है, यूपीआई। अब एक तो अपने आरएससीटी में यूपीआई का पूरा नाम पूछते काफी बार। ठीक है, यूपीआई का पूरा नाम बताओ भी आप, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, ये हो गया अपना यूपीआई में। और देखो यूपीआई में पेमेंट कब करते हैं, या तो अपनी यूपीआई आईडी के थ्रू, या फिर एक क्यूआर कोड होता है, ध्यान रखना, क्यूआर कोड। ठीक है, अब ये भी सवाल आता है कि भी जो क्यूआर है, ठीक है, क्यूआर का पूरा नाम, क्विक रेस्पॉन्स, क्विक रेस्पॉन्स कोड, क्विक रेस्पॉन्स कोड। ध्यान रखना, क्यूआर का पूरा नाम क्या होता है, क्विक रेस्पॉन्स कोड, ध्यान रखना। ठीक है, अब ये तो हो गया। और नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, और इसमें कैश ऑन डिलीवरी, यानी जब जो भी हमने प्रोडक्ट ऑर्डर किया, जब तक हमारे हाथ में नहीं आता तब तक हम उसको पैसे नहीं देते हैं, वो होता है कैश ऑन डिलीवरी का। ठीक है, ये अपना एक ई कॉमर्स का टॉपिक कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट चीज आगे, उसके बाद में एक आता है सोशल साइट नेटवर्किंग, सोशल साइट नेटवर्क। सोशल साइट नेटवर्किंग आप सभी यूज करते ही हो। ठीक है, शायद ही ऐसा कोई होगा जो सोशल मीडिया ऐप यूज नहीं करता है। देखो एक आता है इसमें फेसबुक, फेसबुक। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करते हैं कि भी जिसकी फेसबुक इंस्टॉल किया, ठीक है, और जिसको जानते हैं उसको भी रिक्वेस्ट भेजते हैं, और जिसको नहीं जानते उसको भी रिक्वेस्ट भेजते हैं। देखो आज एक फेसबुक है, आपको देखो मैं कहानी सुनाऊं। ठीक है, यानी एक्चुअली में फेसबुक की नीड क्यों हुई। ठीक है, यानी जो देखो सबसे पहले 2 मिनट के भी ये बनाया किसने, फेसबुक बनाया है। इसका जो वैज्ञानिक है, आविष्कारक है, मार्क जुगरबर्ग, मार्क जुगरबर्ग। अब देखो इसने क्यों बनाया फेसबुक को, देखो ध्यान दो। ठीक है, यानी मार्क जुगरबर्ग ने फेसबुक को क्यों बनाया, जब मार्क जुगरबर्ग जब अपने कॉलेज में पढ़ता था, ठीक है, तो उसके बहुत ही 2 अजीज दोस्त हुआ करते थे। ठीक है, तब उन्होंने कहा कि भाई जब तक हम कॉलेज में तब तक तो साथ में हैं, ठीक है, कल को हम अलग होंगे या किसी दूसरे काम में जाएंगे, और अगर हमारे पास में अगर अपने मोबाइल नंबर वगैरह नहीं हुए या किसी कारण से अपना फ़ोन वगैरह से मिस हो गया, तो हम आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कैसे रह पाएंगे। ठीक है, तो फिर मार्क जुगरबर्ग ने क्या किया, इंटरनेट पे केवल एक पेज का निर्माण किया, एक वेब पेज बनाया था। ठीक है, उस वेब पेज का नाम दिया था इसमें फेसबुक। अब उसने कहा कि भी अपने दोस्तों को कि भी अगर हम कहीं भी रहेंगे, ठीक है, तो इंटरनेट तो सब जगह है ही है, ठीक है, वहाँ से आप इस पेज को ऑन करना, वहाँ से के भी जो भी अपनी जो बेसिक जो भी अपना जो बेसिक शेड्यूल्स है या हमारी जो बातचीत है वो आराम से इसमें होती रहेगी। फेसबुक है वो मोस्टली ओनली फॉर कॉलेज स्टूडेंट के लिए बनाई गई थी पहले, सब किसके लिए, कॉलेज स्टूडेंट के लिए। किसके लिए बनाई गई थी, कॉलेज स्टूडेंट के लिए फेसबुक बनाई गई थी। ठीक है, बाद में इसे सभी लोगों के लिए यूज करने के लिए, और मतलब इसे परमिशन दे गई थी। ठीक है, फेसबुक जो मार्क जुगरबर्ग द्वारा कब बनाई गई थी,
2004 में, ठीक है, इसका ध्यान रखना। एक आता है अपना नेक्स्ट ट्विटर। ट्विटर भी एक सोशल मीडिया ऐप है, ठीक है। ट्विटर को 2006 में, 2006, ठीक है। अब इसमें 4 जनों ने मिलकर ट्विटर को बनाया था। एक था जैक डॉर्से, इवेन विलियम्स, बीज स्टोन, और नूह ग्लास, ठीक है। इन 4 जनों ने मिलकर किसका निर्माण करा था? अपना ट्विटर का। अब देखो ट्विटर में एक चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। यानी फेसबुक पे क्या होता है कि भी कोई चीज़ हम पोस्ट कर, तो जैसे कोई चीज़ शेयर करते हैं तो हम यही कहते हैं कि भी हाँ मैंने ये चीज़ पोस्ट की है, ठीक है। अब देखो ट्विटर में क्या होता है, यानी अगर हम कोई भी चीज़ जब पोस्ट करते हैं ना, तो पोस्ट करने को क्या बोलते हैं इसमें? ट्वीट करना। कोई चीज़ पोस्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? भी ट्वीट करना। और ट्विटर की सबसे अच्छी बात क्या है कि भी इसमें जो भी मैसेज होता है, ठीक है, मैसेज की एक लिमिट होती है। मैसेज में अक्षरों की एक क्या होती है? लिमिट होती है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा हम 280 कैरेक्टर जितना ही मैसेज पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी जो सोशल मीडिया ऐप में जिसकी अपने ये इंस्टाग्राम वगैरह है ये, ठीक है, तो अपने जिसकी RSAT सिलेबस में अपने मुख्यतः ये 2 है, इनके बारे में आपको पता रखना है। एक तो फेसबुक कब बनेगी थी और किसको बनेगी थी। देखो एक छोटी सी, देखो एक ट्रिक बताओ अपने मारवाड़ी में, सुनो। देखो कि भी फेसबुक जो बनी है मार्क जुगरबर्ग। अब अगर किसी को ये नाम अगर मुश्किल से आ रहा है, कैसे नाम बहुत बड़ा है, जुगरबर्ग नाम, मतलब ऐसे बोलने में परेशानी हो रही है, ठीक है, तो अपने देखो अपने मारवाड़ी में देखो, यानी एक व्यक्ति है जिसका नाम है जुक, ठीक है। आप मारवाड़ी में कह सका है कोई अपने घर में डोक रहा है जुकबा, ठीक है, जुगबा, ठीक है। और उनको क्या है, बर्गर बहुत पसंद है। क्या पसंद है? बर्गर बहुत, उनको बहुत ही अच्छा लगता है। अब एज होने के क्या कारण है कि भी अब वो क्या करते हैं, बर्गर को ऐसे झुक कर खाते हैं, ठीक है, इसलिए नाम पड़ गया कि भी झुक कर बर्गर खाने वाला, ठीक है। यानी वो कौन है? मार्क जुगरबर्ग, ठीक है। बस इसी के साथ में, और फिर ट्विटर 2006 में इस 4 जनों ने मिलकर इसको बनाया था। ट्विटर में जो मैसेज होता है उसकी लिमिट कितनी होती है? 280 कैरेक्टर जितनी, ठीक है। धन्यवाद।